जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आज आपके लिए सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर 2 की यात्रा को आगे बढ़ाने आया हूँ। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमने डाइवर्सिटी को समझा। डाइवर्सिटी क्या है? भिन्नताएं, विभिन्नताएं जो सामाजिक स्तर पर हैं, सांस्कृतिक स्तर पर हैं, भौगोलिक स्तर पर हैं और उसके बाद इसका हमारे भारतीय समाज पर, भारतीय परिवेश पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और इसके इस स्थिति में आने के पीछे के क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर को देखते हैं। हमारी जो पुस्तक चल रही है वो चल रही है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ मतलब सामाजिक और राजनीतिक जीवन। मानव का सामाजिक जीवन कैसा रहा है, उसका राजनीतिक जीवन कैसा रहा है। हम इस तथ्य पर, इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं इस चैप्टर में। और इस पुस्तक में और जो हमारा अध्याय है चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में क्या है? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आपने देखा कि डाइवर्सिटी जो है वह एक तरफ तो भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भी बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो इसका नकारात्मक प्रभाव है वह हमारे समाज में एक विभत्स रूप भी अपना दिखा रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न रीति रिवाज और परंपराओं ने मानव के बीच में, मानव को मानव से दूर भी किया है। एक कुछ स्थानों पर मानव के बीच में एक दूसरे प्रकार की भावनाओं को भी जन्म दिया है, जहाँ पे घृणा, नफरत, ईर्ष्या और उससे भी आगे बढ़कर बदला की भावना तक की पैदा हो चुकी है। आज आप देखते हैं धर्म को लेकर के कितने मतभेद चल रहे हैं, कितने दंगे, कितनी हिंसाएं हुई है हमारे भारतीय समाज में। तो यह सब डाइवर्सिटी की ही देन है। अब जब हम डिस्क्रिमिनेशन पर चर्चा कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन पर चर्चा करते समय हम जो भारत में देख रहे हैं, भारत में जो जाति प्रथा थी, जिसको कभी किसी समय में एक समाज को संगठित और सुगठित व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बनाया गया था, वह आगे चल करके समाज में कितना विभत्स हो जाती है। ऊंच नीच की भेदभाव वाली सोच, महिलाओं के प्रति जो है अपनी नकारात्मक सोच का बना लेना, महिलाओं को शिक्षा नहीं देना, शिक्षा से वंचित रखना, निम्न कार्य करने वाले लोग जिनकी आगे चल कर के जातियां निम्न कही जाने लगती हैं, ऐसे लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार करना, आर्थिक स्तर पर विषमताएं, अमीर या उच्च धनाढ्य लोगों के साथ उनके बराबर में गरीब स्तर के व्यक्तियों की पहुंच का ना बन पाना। इसके अलावा जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सब का भी यहाँ पर भी आप देखते हैं कि बहुत सारी मंदिरों में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई कि जहाँ पर निम्न जाति के लोग या महिलाएं उस मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह जो मानव धारणा जिसने समाज में डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दिया, इसके विरुद्ध अंबेडकर जैसे बहुत सारे नेताओं ने लड़ाइयाँ लड़ी और हमारे भारतीय संविधान में इस व्यवस्था को बनाया गया कि मानव
सिर्फ मानव है और मानव के बीच में भेदभाव वाली जो बातें हैं वह नहीं होनी चाहिए। छुआछूत है। महात्मा गांधी भी इसको लेकर के उन्होंने भी काफ़ी बड़े कार्य किए। हरिजन संघ की उन्होंने स्थापना की 1931 में, जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जहां अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में समझौता होता है। तो इस प्रकार जो हमारा भारतीय समाज रहा है, उसने अगर डाइवर्सिटी को लेकर के भारतीय समाज को सुंदर और समृद्ध बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे भारतीय समाज को नकारात्मक रूप से या विभत्स स्वरूप को भी प्रदान किया है। तो यहाँ हम जो देखते हैं कि निम्न स्तर के लोगों को शिक्षा से दूर रखना, हम यह भी देखते हैं कि जो निम्न स्तर के लोग हैं, उनके साथ मनी लेंडर जैसा भी कार्य हुआ हमारे भारतीय समाज में। उच्च स्तर पर उनसे ब्याज का वसूला जाना, अगर वो उसको दे पाने में सक्षम नहीं है, उसके बदले उनकी ज़मीनों को हथिया लेना, उस पर कब्जा कर लेना, यानी उनको भू वंचित कर देना। यह भी व्यवस्थाएं हमारे समाज में रही हैं, जिसको लेकर के अंबेडकर जी और अन्य जो शिक्षित लोग थे, उन्होंने आगे कदम बढ़ाया कि भारतीय समाज में इन इक्वालिटी को ख़त्म किया जाए और जो बराबरी का दर्जा है वह प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाए। यह लड़ाई भारतीय समाज ने सिर्फ अंग्रेजों के रहने से या उनके रहते समय ही नहीं लड़ा, बल्कि भारत की आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में एक ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी संविधान सभा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपील की कि भारतीय समाज के वे लोग जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनका कल्याण किस प्रकार से किया जाए। तो इस पर बहुत सारे अनुच्छेद भी बनाए गए, जहाँ पर और बाद में आर्थिक बाद में जाति स्तर पर आरक्षण जैसी व्यवस्था भी बनाई गई कि जो व्यक्ति शिक्षा से वंचित हैं, जो व्यक्ति रोजगार से वंचित हैं, उनको भी जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनके भी कल्याण के लिए कार्य किया जाए। तो इस प्रकार से हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है समाज में, उसको रोकने का प्रयास किया गया और आज भी वर्तमान समय में भी भारतीय समाज के कई ऐसे पक्ष हैं जो वंचित लोगों को सामाजिक सम्मान और उनके स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। दक्षिण भारत की बहुत सारी मंदिरों में आप देखते हैं जहाँ महिलाओं को अंदर प्रवेश से वंचित किया गया हुआ था, आज वो मंदिरों में बेधड़क प्रवेश कर रही हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा देखें, आज भी इस्लाम में ये चीज़ है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो मस्जिद में नहीं जाती हैं अपनी पूजा के लिए, अपने अरदास के लिए, उनको नमाज के अपने घर पे पढ़ना पड़ता है। यह भी डिस्क्रिमिनेशन का एक उदाहरण है। भारतीय महिलाएं तो आज जो हिंदू धर्म की महिलाएं हैं, सिख धर्म की महिलाएं हैं, वो गुरुद्वारे में जाना, मंदिर में जाना, आज उनके लिए ये पाबंदियां हटा दी गई हैं। और फिर भी आप अभी देखें तो इस्लाम में यह चीज़ नहीं है। उनकी महिलाएं अपने घर में नमाज अदा करें या प्रार्थना करें अपने अल्लाह से, अपने भगवान से। तो यह डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी की देन है, जिस वजह से ऐसा हमारे भारतीय समाज में बना हुआ है। और इसके अलावा जब हम और अधिक आगे देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे भारतीय समाज में ये जो कुरीतियाँ व्याप्त थी, इन कुरीतियों ने भारतीय समाज को काफ़ी हद तक प्रभावित भी किया, नकारात्मक प्रभाव डाला।
जिससे भारतीय समाज पीछे हुआ। हालाँकि जब आप भारतीय इतिहास को उठाते हैं और आप प्राचीन काल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि भारतीय महिलाएँ विदुषी थी। बड़े-बड़े ग्रंथों, वेदों को लिखने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन समयांतर परिस्थितियाँ बदली, महिलाएँ भारतीय समाज के कुछ वर्ग जो पीछे पीछे छूट गए, लेकिन उनको भी अगर आगे लाना, उनके जीवन का भी कल्याण करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये नैतिक कर्तव्य है हमारा कि हम भारतीय समाज में रहते हैं और अपने ही समाज को अगर हम पीछे करें या पीछे होने में या जो है अन्य लोगों का सहयोग करें या हमारा जो समाज पीछे हो गया है, हम उसको आगे ना लेकर के आएँ, तो ये हमारा दोष है। इसीलिए मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि यूपीएससी को जब आप क्लियर कर लेंगे, तो आपके पास संवैधानिक शक्ति आ जाएगी। आप अपने साथ-साथ, अपने परिवार के साथ-साथ, अपने समाज और अपने देश के का कल्याण करने में आप सक्षम हो जाएँगे। इसलिए यूपीएससी जैसे सपनों को अगर आप अपने भीतर पाले हुए हैं और उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो आप परिश्रम कीजिए, आप सफल होइए और भारतीय समाज जिस पीड़ा को सहा, झेला या जिसको देखा, आप उससे उसको उबारने का प्रयास करें। सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें। कोई भी वंचित वर्ग है, आप ट्राइब्स को देखिए, जो ट्राइब्स हैं, जनजातियाँ जनजातियाँ आज भी बहुत पीछे हैं, शिक्षा से वंचित हैं। आज भी उनकी महिलाएँ विद्यालय के शकल तक नहीं देखे हैं। महिलाएँ दूर की बात है, पुरुष भी पूरी तरीके से शिक्षा नहीं पाई है। तो उनके भी कल्याण के लिए हमें आगे आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएँ भी हैं जो कार्य कर रही हैं। भारत की सरकार भी कार्य कर रही है और ऐसा विधान किया गया हमारे संविधान कि भारत की सरकार आज़ादी के भारत की सरकार समाज के हर वर्ग को लेकर के आगे बढ़े, तभी भारतीय समाज का कल्याण, देश का कल्याण संभव। ट्राइब्स को देखेंगे तो बहुत खराब सिचुएशन है, आज भी है, वर्तमान स्थिति में भी है। महिलाओं की स्थिति में कुछ हद सुधार हुए हैं, लेकिन अभी इतना सुधार पर नहीं है। इसके अलावा आप आर्थिक विषमता को भी देख रहे हैं। आर्थिक विषमता ने भी डाइवर्सिटी को और डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दिया है। तो इन समस्याओं को लाकर संविधान के आधार पर हम अपने भारतीय समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो यह हमारे चैप्टर 2 का अंतिम पड़ाव था। यहाँ पर इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं। इसमें कुछ खास नहीं था जो हम आपको बताएँ। छोटे से बस संक्षिप्त विवरण था, आज हम खत्म कर रहे हैं। अगले जब हम अध्याय में आएँगे, तो हम पढ़ेंगे कि सरकार क्या है? गवर्नमेंट क्या होती है? क्या कार्य होते हैं गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के कार्य क्या हैं? गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों है हमें? अगर गवर्नमेंट ना हो तो हमें क्या हमारा पाएगा? तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे चैप्टर 3 में। फिलहाल के लिए आज इस चैप्टर को समाप्त करते हुए हम आपसे विदा लेंगे और अब हमारा संदेश है, पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। यूपीएससी की तरफ आप लगातार अपनी दृष्टि बनाए रखें, आगे बढ़ें और इस इसके अंत में, इस सेशन के अंत में मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म
के लॉन्च होने का एक ही मकसद है, समाज हमारे एक ऐसा वर्ग उच्च शिक्षा के लिए वंचित है, उसको मुफ्त में या ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने में आगे बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक विषमताओं को झेल रहे हैं, योग्यता होने के बावजूद, वह हमारी क्लास को ले सकते हैं। प्रयास में है कि हम ऑफ़लाइन क्लासेस को भी जल्द ही लॉन्च करें और संभवतः प्रयास है तो बहुत जल्द ही हम ऑफ़लाइन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे आप सभी लोगों के लिए। फ़िलहाल वर्तमान समय में आप ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको अगर आवश्यकता है, आप चाहते हैं, स्टडी मटेरियल भी हमारी तरफ से ले सकते हैं। आप कमेंट के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे चैनल का व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी आपकी आवश्यकताएँ हैं, आपकी अध्ययन सामग्री या अन्य जो भी ज़रूरतें हैं, आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो मैं यह भी आपको एक दूसरा मैसेज देना चाह रहा हूँ, बहुत ही जल्द संस्थान एक सेमिनार को आयोजित करने के लिए प्रयास कर रहा है। जल्दी हम एक सेमिनार का भी आयोजन करेंगे और सेमिनार के आयोजन सूचना हम आपको पहले ही दे देंगे, लोकेशन, डेट और टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, आप इस सेमिनार का हिस्सा बनें, सेमिनार से लाभ उठाएँ और अपने सपनों को आप साकार करें। इसके अलावा अभी और बहुत सारी समस्याएँ हैं, मैं जानता हूँ, जिससे आप जूझ रहे हैं। हम धीरे-धीरे आपकी हर एक समस्या पर दृष्टि डालेंगे और आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम अभी आपसे विदा ले रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जानते हैं सरकार क्या है। जय हिंद दोस्तों।